Okay, guys, today's online Zoom session, since most of you are new, I'll repeat couple of things which are very important. You see, the first thing I had been telling you guys is that SSB interview is not like any other interview or not like any other examination wherein you go and write an answer is right or wrong, you get points for it, and if you score 80% you are passed, you score 30% you are failed. It is not like that. Like as you may be aware, a lot of people must have been telling you also that in SSB they are looking for officer-like qualities. There are 15 such qualities which they have designated, and the basic requirement of those qualities is the fundamental requirements of being in the armed forces. As you all know that armed forces, you are supposed to be doing a mission. It could be defending your borders, internal security, aid to civil authorities or whatever. Point I'm trying to say is there's a problem. Problem is to tackle your enemy or your enemy within the country, or you have to look at the in aid to civil authorities for various disasters etc. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत है. एक्चुअली ये सब चीज़ें कैसे करनी हैं, ये आपकी ट्रेनिंग एकेडमीज़ में या आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली करेंगे. बट उस ट्रेनिंग को करने के लिए आपके अंदर ट्रेनेबिलिटी भी है कि नहीं, तो उसके लिए वो देखी जाती हैं वो 15 क्वालिटीज़. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 100 कैंडिडेट्स एसएसबी के लिए जाते हैं तो उसमें 80 कैंडिडेट्स जो हैं वो कोचिंग लेके जाते हैं. और कोचिंग का मैंने आपको बताया था 2 तरीके की होती है. एक तो कोचिंग जो है वो आपको दे रहे हैं सिविल में बैठ करके बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रह चुके हैं, जीटीओज रह चुके हैं, या आपको आईओज रह चुके हैं, या साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं. मगर वो आपको अगर कोचिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो खुद एसेसर्स थे अगर वो हैं आपको कुछ बता रहे हैं तो वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए और आपकी एसएसबी शॉर्ट सक्सेस होनी चाहिए. मतलब अगर 80% लोग भी कोचिंग लेकर गए हैं तो 60% तो क्लियर होने चाहिए, मगर वो होता नहीं है. क्योंकि हमें जो डीजी रिक्रूटिंग का डेटा है वो बताते हैं कि कोचिंग में एसएसबी में सक्सेस रेट इज़ ओनली 3.64%. अब पॉइंट क्या है कि अगर वो एसेसर्स खुद हैं तो दैट मीन्स आपको वो सही बात बताएंगे. तो सही बात अगर वो बता रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं एसएसबी क्लियर कर रहे. उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये क्वालिटीज़ जो हैं ये एक कुंजी में नहीं है, एक प्रेसी में नहीं है, किताब में नहीं है जो आप घोट के गए और पास हो गए. ये आपकी पर्सनैलिटी में है, और ये पर्सनैलिटी आपने बनाई है. अगर आप 18 साल के हैं या 24 साल के हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एंट्री आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उतने साल आप जिस एनवायरनमेंट में रहे वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, वहाँ आपकी क्या इंटरेक्शन थी, वहाँ आपको क्या इनपुट्स मिली, क्या आपने देखा क्या नहीं देखा, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है. तो अब ये जो लोग सेसर्स खुद हैं और आपसे काफ़ी पैसे भी लेते हैं, मार्केट में बैठे हुए हैं, तो ये क्यों नहीं कर पाते आपके 100% सक्सेस गारंटी. उसका रीज़न ये है कि ये आपको एसएसबी का तरीका बताते हैं, पर वो जो क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, जो आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है. क्योंकि आप ये क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी, क्योंकि एसएसबी में जब आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के क्वेश्चन असेसर्स हैं. ये एक तो आपका मेंटल असेसमेंट चेक करते हैं साइकोलॉजिस्ट, वाचक चेक करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और कर्मन चेक करते हैं जीटीओस. तो वो जब सिचुएशंस देते हैं, आपसे जवाब ढूंढते हैं किसी क्वेश्चन का या किसी प्रॉब्लम का, तो वो आपको प्रेशर में डालते हैं. कभी टाइम का प्रेशर होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर होता है. तो इन प्रेशर्स की वजह से आप घबरा जाते हैं, आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते. अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं होल्ड कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं वो आप सच बोल देते हैं. तो सच बोलना मीन्स जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी में जो चीज़ नहीं है. तो ये असेसर्स जो हैं ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं चेंज करते हैं, ये सिर्फ आपको सवालों के जवाब बताते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है. और मेरा जो सिस्टम है, मैं आपको ये 15 क्वालिटीज़, सबको मालूम है 15 क्वालिटीज़ क्या हैं, फैक्टर 1 2 3 4 मालूम है या एनीबडी? साहिल मालूम है या साहिल, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो डू यू नो दिस क्वालिटीज़?
Yes or no? Sir, not by heart and yes, sir. तो देयर आर 15 क्वालिटीज इन फैक्टर 1 2 3 4. फैक्टर 1 में होता है आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, एंड दिस इज एज पर योर क्वालिटी ऑफ योर ब्रेन. इसमें पहली चीज़ आती है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि आपके अंदर इंटेलिजेंस है कि नहीं है, और वो पता करी जाती है आपको इंटेलिजेंस टेस्ट देने के बाद, जिसमें आपके नॉन वर्बल वर्बल होते हैं, उनको कैसे करना बाद में बताऊंगा. उसके बाद आपकी रीजनिंग पावर देखी जाती है, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उसमें प्रॉब्लम में आपको पूछा जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो आपकी रीजनिंग पावर, आपकी अपटेक क्या है. अगर आपने उस प्रॉब्लम को समझा है तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में कैसे बांटा है आपने, और हर भाग को कैसे टैकल कर रहे हैं, मीन्स उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का ओवरऑल प्लान कैसे बनाया है. सो दैट विल बी चेक्ड. एंड देयर आफ्टर आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे, तो आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करके आप कैसे करते हैं, उस जो आपने प्लान बनाया है उसमें उनके साथ कैसे उनको मैश करते हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी हो जाएगी. तो मीन्स अगर डे टू डे लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपके पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, रीजनिंग पावर है, ऑर्गेनाइजेशनिंग एबिलिटी है, तो आप क्या करेंगी, आप उन सब चीज़ों को मिला करके उस प्रॉब्लम को आप एक वर्केबल सोल्यूशन बना लेंगे. तो वो आपकी माइंड की प्रॉब्लम है, उस वर्केबल सोल्यूशन को कैसे करना है. फिर उस वर्केबल सोल्यूशन को आपने जो अपने आपके कंपोनेंट्स हैं उनको बताना है. जैसे मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आर्मी में ठीक है, अगर मान लो आपने किसी ऑब्जेक्टिव को अटैक करना है तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, मगर वो प्लान कैसा होगा वो आर्मी आपको सिखाएगी, चाहे वो अकेडमीज़ में सिखाए या आपको यूनिट में सिखाए, कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन पे सिखाए, वो आप सिखाएंगे. पर यहाँ एसएसबी में उन्होंने देखना है कि आपके अंदर ये जो इंटेलिजेंस, रीजनिंग पावर, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ये है कि नहीं है. यहाँ पे वो चेक होगा. वो कैसे चेक होगा मैं अब आपको बताऊंगा बाद में. सिमिलरली फैक्टर 2 है. फैक्टर 2 है सोशल एडजस्टमेंट, कि आप वहाँ पे एक ग्रुप में हैं, आर्मी में आपके साथ जवान हैं, आप प्लेटून में हैं या कंपनी में हैं या यूनिट में हैं, तो आप वहाँ पे एक दूसरे के साथ अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है. आप ऐसा तो नहीं है कि आप चुप रहने वाले बंदे हैं, आप किसी से बात नहीं करते. मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने ट्रैवल किया है, मान लो दिल्ली से लखनऊ, आप बस में बैठे हैं, तो आपके बगल में सीट पे कोई और बैठा है, आपने 8 10 12 घंटे का जो जर्नी है वो सारी निकाल दी, उससे आपने बात ही नहीं करी, तो ये आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है कि आप में नहीं है. फिर उसके बाद जब आपने बात ही नहीं करी तो उनसे कोई कोऑपरेशन करने की बारी नहीं आएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी नहीं आएगी. पर यही मान लेते हैं रास्ते में कहीं बस खराब हो जाती, या मान लो टायर पंक्चर हो जाता है, तो जैसे ही टायर पंक्चर होता है तो सब लोग बाहर आते हैं, ड्राइवर या कंडक्टर अपना काम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो वो बताते हैं जी टायर पंक्चर है. तो सडनली वो आपको कंडक्टर बताता है कि जी हमारे पास तो टायर खोलने का पाना ही नहीं है, व्हील पाना ही नहीं है. तो अब क्या है कि अब आपस में आप बात करना शुरू कर देंगे. आपके जो बगल में बैठे थे आप बोलेंगे यार कैसा आदमी है, अपने पास इसने व्हील पाना नहीं रखा. तो ऐसी बातचीत आपस में शुरू हो जाएगी. वो थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी ज़बरदस्ती इंसिडेंट में आ गई. और अगर ये बात पहले से आपके अंदर होती तो आपने पहले से ही बातचीत शुरू करनी थी. आपका जो लेवल था इंटरेक्शन का वो एक लेवल आगे बढ़ जाता. फिर उसके बाद आपने बोला कि अभी भाई रात भर यहाँ रहेंगे तो क्या करना है, ये बात आएगी, तो आपने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी. तो जब बातचीत करोगे तो कहीं कोऑपरेशन की बात आएगी. फिर आप बोलोगे नहीं देखो मेरा तो कोई दोस्त रहता है यहाँ से किसी गांव में, आज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, चलो मैं उससे पूछता हूँ कि उसके पास पाना है कि नहीं. तो ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. तो ये ग्रुप डायनामिक्स था जिसमें ऑटोमेटिकली अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आती है, जो कि फैक्टर 2 था. बट यहाँ पे जब एसएसबी में आप जाएंगे तो ऐसे ही ग्रुप बनेगा. तो अगर आपके अंदर ये एक क्वालिटीज़ होंगी तो ये डायनामिक्स अपने आप उभर के आएगा. और ये सब आपको प्रैक्टिकली करते हुए जीटीओ देखेगा, आपसे बात करते हुए आईओ आपसे सेंस करेगा, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी आपको वेरियस टेस्ट के द्वारा ये सब चीज़ें देखेगा. तो इस तरह से ये जो क्वालिटीज़ मैंने फैक्टर 1 और 2 बताए हैं ये आपके अंदर होने चाहिए. और अगर आप में नहीं है तो कैसे होने चाहिए ये मैं बताऊंगा. क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अगर उसका सक्सेस रेट तो सिर्फ 3.64% है, उसका कारण ये है कि जो आपको मार्केट में कोचेज़ हैं या जो भी आपके ट्यूटर्स हैं वो आपको इनके बारे में तो बताते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए,
पर आपको ये कोई नहीं बताता कि उसको आप कैसे इम्बाइब करें। तो ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, यू सी आई गेव यू एग्जांपल। बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि एसएसबी में जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो वो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें और इसको लॉजिकली कंक्लूड कर सकें और रिजल्ट निकाल सकें। यही सब आप में देखा जा रहा है। बाकी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जहां आप लोग आपको बताएंगे कि क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या जो पास हो गया उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, जो फेल हो गया उसमें क्या क्वालिटीज़ नहीं हैं। आप उस कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत पड़िए। मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आर्म फोर्सेस एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, आपने उसको लॉजिकली एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकालना है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप आर्म फोर्सेस के अंदर किसी भी टास्क, चाहे वो एक्सटर्नल बॉर्डर्स का हो, इंटरनल बॉर्डर्स का हो, चाहे किसी आपदा का हो, किसी कैलमिटी का हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना एज ए लीडर ऑफ द ट्रुप्स जो आपके अंडर कमांड होंगे। आपने उनसे मिलकर सब कुछ करना है। तो इसको करने के लिए ये कोई नॉर्मल सिविल एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप ऑफिसर बन के कुर्सी पे बैठे हैं और ऑर्डर चला रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे थिंग्स आर गॉट अ डिफरेंट डायनामिक्स। तो इन डायनामिक्स को करने के लिए मैंने आपको बोला कि देयर आर 15 क्वालिटीज़ विच आर सेग्रीगेटेड इनटू 4 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, विच इज़ सपोज टू बी योर मेंटल कैपेबिलिटी, जो हम बोलते हैं मानस। एसएसबी में जो ट्रायंगल बताते हैं आपको, मानस, वाचक और कर्मन। तो मानस मीन्स माइंड, तो वाचक मीन्स मुंह, और कर्मन मीन्स हाथ में। तो आप माइंड में कैसे प्लान करते हैं, उसको कैसे मुंह से, उसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन से लोगों को कैसे समझाते हैं, अपने साथ लेते हैं, और कर्मन उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपको ओके, बिफोर आई डू दैट, द गलती आप जो करते हो वो आप क्या करते हो, सोचते हो कि जो क्वेश्चंस पूछा जाएंगे एसएसबी के अंदर उसके कोई सेट पीस आंसर्स हैं जो कि आंसर आप देंगे और उसका आंसर करेक्ट होएगा, राइट होएगा, रॉन्ग होएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स स्कीम भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है, बट बेसिक्स यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैं पिछले 3, 4, 5 वीडियोज़ में, जूम मीटिंग्स में बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि बेसिक थिंग इज़ कि ये क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर इम्बाइब करनी है, जो 10 दिन या 12 दिन का जो कोर्स सिविल में चलता है उससे नहीं आती हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ लंबे समय तक रहना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इम्बाइब करनी है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई हैं, उसके बाद जब आप एसएसबी में जाते हैं, वहाँ चाहे आपका वो स्क्रीनिंग डे हो, चाहे आपका साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू हो, चाहे आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन हो, या आपका जीटीओ के टास्क हों, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और ये मैं मानता हूँ कि एक आदमी, जो एक बच्चा जो 17, 18 साल, 19 साल का हो गया है, उसमें काफ़ी सारी फिक्स्ड चीज़ें हो जाती हैं। तब तक आपका जो अपब्रिंगिंग है, आपकी नॉलेज है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, वो आपको एक तरीके से फिक्स कर देते हैं और उसमें ज़्यादा चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फिर भी मेरे पास जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं या मेरे पास जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, उसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको 50%, 40% भी चेंज कर दूँ, वो क्वालिटी आपके अंदर डाल दूँ, तो आप उसको एसएसबी में क्लियर हो पाएंगे। और उसके बाद जब आप आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, एकेडमी में जाते हैं, तो ये चीज़ें आप में और ठूस ठूस के भरी जाएंगी और जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो आप सब लोग बढ़िया बन जाएंगे। तभी आपने देखा होगा, अभी विक्रम बत्रा कौन थे जब वो चंडीगढ़ में रहते थे? कोई नहीं उनको जानता था। बट जब वो कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें 4 साल की नौकरी थी कि 6 साल की नौकरी थी, ही बिकेम परमवीर चक्र, इज ए नेशनल हीरो। बट जिस दिन वो चंडीगढ़ में अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो किसी को मालूम था कि वो नेशनल हीरो बनने वाला है? तो वो क्वालिटीज़ कहाँ से आई? वो क्वालिटीज़ शायद उनमें थोड़ी सी पहले से थी और जो बाकी वाली थी वो आर्मी में या उनकी ट्रेनिंग अकेडमीज ने पूरी कर दी। तो उसी तरह से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा। मैं आपको खाली ये नहीं बताऊंगा क्या करना है, जो कि आपको सब लोग बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये सब जब तक आप उस कैसे करने की स्टेज पे पहुंचते हैं, पहले आप मेरा इस एग्जाम्पल को, जो मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया कि आप दिल्ली से बस में बैठे हैं और लखनऊ जा रहे हैं, ओवरनाइट जर्नी कर रहे हैं, तो इसमें इन चीज़ों को मैं अभी इनको इस एग्जाम्पल को लेकर के आपके साथ ये चारों के चारों फैक्टर्स डिस्कस करूँगा, जो आप समझने की कोशिश करना।
अगर आपको ये फैक्टर समझ में आ गए तो उसके बाद जो एक्चुअल एसएसबी के क्वेश्चंस हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट के टीएटी है, डब्ल्यूटी है, एसआरटी है, एसडी है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। या इंटरव्यू के सामने ऑफिसर के सामने क्या बात करनी है, बहुत आसान हो जाएगा। जीटीओ के वो जो 9 एक्सरसाइज आपको देता है, 4 टास्क देता है, लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशन है, फिर आपके साथ में इसका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, आपकी ऑब्स्टिकल रेस है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है। तो ये सब आप चीज़ें बहुत आसानी से कर पाएंगे आपको अगर ये पहले जो ये 15 क्वालिटीज़ हैं इनका एसेंस समझ आ जाए। एसेंस समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपने कैसे प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में, ताकि ये क्वालिटीज़ आपके माइंड में भर जाएं, आपका सेकंड नेचर बन जाएं। तो 100% तो मैं आपको चेंज नहीं कर पाऊंगा, बट 50% भी अगर मैंने आपके अंदर वो क्वालिटी आपके माइंड में, आपके मानस में डाल दी और आपने उसको रिसीव कर लिया, उसके बाद अगर आपको कोई प्रेशर में भी डालेगा ना, अगर आपको कोई बोलेगा नहीं टाइम का प्रेशर है, सर्कमस्टेंसेस का प्रेशर है, एंग्जाइटी है, उसमें डाला जाएगा आपको, आप उसमें बिल्कुल ठीक निकलेंगे। तो इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला। आप दिल्ली से बैठे, 10 घंटे का सफ़र है ओवर नाइट का बस में, वॉल्वो में, और लखनऊ सुबह पहुंच गए। आपको नहीं मालूम है मेरी बगल की सीट पे कौन आदमी था, आपने उससे बात नहीं करी, आपके आगे कौन था, कोई बात नहीं करी। इसका मतलब आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप उनसे बात करें, अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, बोले जी मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ, हाँ मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। तो आप पूछे आप कहाँ रहते हैं, मैं तो महानगर में रहता हूँ, और मैं भी महानगर के सेक्टर 3 में सी से बी सेक्टर में रहता हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं? तो इस तरीके से आपने एक दोस्त बना लिया। हो सकता है वो दोस्त आप बोले कि मेरे को एसएसबी के लिए जाना है, तो मैं आर्म फोर्सेस का एस्पायरेंट हूँ, वो बोले नहीं नहीं वो वेरी गुड, मेरे को भी एक ब्रिगेडियर धीमान को जानता हूँ मैं आपको आपसे मिला दूंगा। तो उस बंदे ने आपने अपनी सोशल अडेप्टेबिलिटी की वजह से उस आदमी से एक अच्छा रैपो बनाया और उसने आपकी हेल्प करी, तो आपका फ़ायदा ही हुआ ना। अच्छा अभी ये थे एक नॉर्मल एक जर्नी थी, ख़त्म हो गई। और अगर आपने सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं दिखाई तो आपका नुकसान हो गया। आपने सोशल अडेप्टेबिलिटी दिखाई तो उस आदमी ने आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करी, तो फ़ायदा हुआ ना? यस और नो? तो सिमिलरली आर्मी के अंदर अगर बैठ करके आप कहीं पे रिमोट लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टेड हैं, एक पोस्ट पे हैं, यहाँ पे हैं ही 4 आदमी हैं या 3 आदमी हैं, तो आपस में अगर आप सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप वहाँ पे कैसे समय काटोगे? और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो दुश्मन अटैक कर देता है, दुश्मन का गोला गिरता है, तो उसमें अगर आपका एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है तो आप उसको कैसे लड़ोगे? कोई सांप निकल आता है, आप कैसे मिलकर एक दूसरे से उसको प्रॉब्लम को टैकल करोगे? तो सोशल अडेप्टेबिलिटी ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। अभी यही देखो, अभी इसी बस में आप रात को जा रहे थे, तो क्या होता है कि रास्ते में सडनली बस रुक जाती है, तो अभी आप तो आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी है कि क्या करें, आप बाहर आ जाते हैं, तो ड्राइवर बोलता है जी टायर पंक्चर हो गया। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया। तो टायर पंक्चर मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि आप तो आपस में बात कर रहे थे, तो आपने एक दूसरे से फिर बात किया कि यार देखो इसने टायर पंक्चर कर दिया, इसको बोलो टायर लगाने के लिए, हमारा समय बर्बाद कर दिया, मुझे तो 5 बजे लखनऊ में पहुंचना था, 6 बजे मेरा इंटरव्यू है। ऐसी कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। अगर मान लो वो कुछ नहीं था, बट अब ये ग्रुप डायनामिक्स आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अगर नहीं भी अडेप्टेबल हैं तो आप आपस में एक दूसरे से बात करनी शुरू कर देंगे, आप डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि यार ड्राइवर बड़ा बेवकूफ़ है या कंडक्टर है, इसने तो इसको कोशिश करनी चाहिए थी कि टायर पंक्चर ना हो, अभी हो गया तो क्या करें। एंड सडनली इतने में कंडक्टर बताता है कि जी हमारे पास तो व्हील पाना ही नहीं है, अभी एक और प्रॉब्लम आ गई। तो अब आपका ग्रुप डायनामिक्स शुरू हो गया, अभी आप एक दूसरे से बात करने शुरू हो गए। अब सबसे पहले क्या था कि प्रॉब्लम है, टायर पंक्चर है और व्हील पाना टायर खोलने के लिए नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। अभी आप अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे यहाँ पे कि भाई मैं इसको हम कैसे करें। ड्राइवर कंडक्टर को तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम तो आपको है, क्योंकि आपने 6 बजे हर हालत में लखनऊ पहुँचना है। जो इस पंक्चर की वजह से या इस ऑब्स्टिकल की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस काम करनी शुरू होएगी। तो आप उसको पूछेंगे भैया क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेगा जी टायर पंक्चर लगाना है। तो बोलो कैसे करना है, तो यहाँ पे आप उसको रीज़न आउट करना शुरू करेंगे। वो बोलेगा मेरे पास पाना नहीं है, तो आप सोचेंगे भाई पाना कहाँ से लाया जाए।
तो आपको कोई जो फेलो पैसेंजर है वो बोलता है जी यहाँ मुझे पता है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे शायद एक पंक्चर की दुकान है। अभी आपको एक चीज़ और पता चल गई कि 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक पंक्चर की दुकान है। तो अभी आपकी रीजनिंग की एबिलिटी जो है वो काम करना शुरू करेगी कि अगर वो पंक्चर की दुकान है तो वहाँ कैसे जाया जाए, वहाँ पहुँच के उस आदमी को कैसे लाया जाए, या व्हील पाना कैसे लाया जाए ताकि इसको टायर जो है उसको चेंज किया जा सके। तो इस तरीके से आप कुछ सोचना शुरू कर दोगे। तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे है पंक्चर की दुकान है, वहाँ पे आदमी है, वहाँ व्हील पाना भी मिलेगा। अभी इसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो आप खुद जाएंगे, क्या करेंगे? तो आप ग्रुप में बोलते हैं बाकी पैसेंजर्स को कि भाई किसी को मालूम है कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है? तो लोग बोलेंगे पता नहीं। सडनली आप बोलेंगे एक आदमी को कि आप ऐसा करिए, सड़क पे खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है रोकिए, ताकि हम उस गाड़ी से लिफ्ट लेके वहाँ जाएं और उस आदमी को लेकर यहाँ वापस लाएं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी में आ गया। पहले आपकी रीजनिंग पार थी, रीजनिंग पार में आपने ये डिसाइड किया कि पाना, आपको पता चला, इनपुट मिली कि पाना अवेलेबल है 4 किलोमीटर दूर दुकान से, उसको यहाँ कैसे लाना है। तो आपने उसको रीज़न आउट किया और उसके बाद आपने बोला कि अच्छा ठीक है, बस हम हाईवे पे खड़े हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ और भी आ रही हैं, तो हम किसी गाड़ी में लिफ्ट लेंगे। अब वो कौन लिफ्ट लेगा, आप लेंगे, कोई और लेगा, ये आप बाद में डिसाइड करेंगे। मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी में आ गया। तो ये सब आपने जब ऑर्गेनाइज कर लिया, प्लान बना लिया, आपने एक फेलो पैसेंजर को बोला कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, जैसे ही गाड़ी आई आप रोकिए, तो ये आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन था। तो अभी क्या हुआ कि इस पूरे ग्रुप में आप एक लीडर की तरह इमर्ज कर रहे हो, क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी थी। तो आपने क्या किया, आते ही अपना इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगाया, उसमें प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम को आपने रीज़न आउट किया, उसके छोटे भागों में बांटा कि इसके टायर को अगर पंक्चर बनाना है, टायर चेंज करना है और यहाँ हमारे पास पाना नहीं है, तो किसी ने आपको बताया था कि 4 किलोमीटर दूर दुकान है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए। गाड़ी तो चल नहीं रही, तो हम वेट करते हैं किसी हाईवे पे कोई दूसरी गाड़ी आए, उससे हम लिफ्ट लेते हैं, किसी आदमी को आप डिप्यूट करते हैं। तो ये सारी आपकी रीजनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी में आ गया और आपने अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन से लोगों को कन्विंस कर दिया कि देखिए यहाँ तो हमें रात भर बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर मेरी हेल्प करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को रात को ही सॉर्ट आउट करके हम जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि आपने ठीक टाइम पे सुबह लखनऊ पहुँचना है। तो ये आपका फैक्टर 1 लग गया। अभी फैक्टर 1 में 2 में जो सोशल एडजस्टमेंट आती है, तो उसमें जब ये आप सब कर रहे थे तो आपने एक अपने फेलो पैसेंजर के साथ बात करनी शुरू की, जो कि एक सोशल अडेप्टेबिलिटी आई, उसी की वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन कर सके। फिर उसके बाद कुछ लोग आपकी बात मानने को तैयार हो गए कि ठीक है मैं गाड़ी रोकता हूँ या मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। तो ये आपकी आपस में एक दूसरे से कोऑपरेशन थी, तो ये कोऑपरेशन वाली क्वालिटी भी आ गई। और चूँकि आप इसको कर रहे हैं तो आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं, तो ये आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। अब इसके बाद सारा प्लान बन गया, लोग खड़े हो गए। अभी मान लो बस आती है, तो कोई दूसरी गाड़ी आती है, तो अभी कौन जाएगा पाना लाने के लिए? आपने आगे पीछे देखा, भाई आप जाएंगे? वो बोला नहीं जी हमें तो रात को नींद आ रही है, या मैं तो वृद्ध आदमी हूँ, या मैं बच्चा हूँ। तो आपने बोला ओके ऐसी बात है तो मैं ही इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं ही जाता हूँ, ले करके वापस आता हूँ। ये आपने इनिशिएटिव दिखाया। और इनिशिएटिव आप तभी ले सके अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं जा सकता हूँ वहाँ से और पाना लेके वापस आ सकता हूँ। तो ये आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करते हुए, इनिशिएटिव दिखाते हुए आपने फटाफट डिसीजन लिया कि कोई और तो जा नहीं सकता, मैं ही जाऊँगा। तो ये आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन थी। तो ये आपका जो तीसरा फैक्टर था सोशल इफेक्टिवनेस का, तो आपने यहाँ पे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए फटाफट एक स्पीडी डिसीजन लिया और इनिशिएटिव लेते हुए बोला, जैसे वो गाड़ी रुकी आपने उसमें डिसीजन लिया और चल पड़े। बट चलने से पहले जब आपने इन लोगों को बोला कि आप ये करिए आप वो करिए, दैट मीन्स आप उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे थे, आप उस ग्रुप को इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे थे। तो ये क्वालिटी आपके अंदर तभी आ गई और आप लाइवली सबसे खुश होकर सबसे बात कर रहे हैं, कोई रोने की बात नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो थी आपने अपनी सोशल अडेप्टेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने इनिशिएटिव लिया और क्विक डिसीजन लिया। और क्विक डिसीजन के साथ साथ आपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया कि लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है और आप मेरे साथ सहमत हैं? वो बोले हाँ सहमत हैं। तो इसीलिए कोई आदमी गाड़ी रोकने खड़ा हो गया, कोई आदमी आपके साथ हो गया कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
तो इस किस्म की सारी जो क्वालिटीज़ थी वो आपके अंदर ऑलरेडी आ गई। फिर उसके बाद आपके अंदर हिम्मत थी कि भाई रात का टाइम है, कोई पहुँचे हैं वहाँ पे, पता नहीं मिले ना मिले, नहीं मिला तो मैं वापस कैसे आऊँगा, पर आपके अंदर हिम्मत थी, करेज थी। तो आपने उस करेज को यूज़ करते हुए अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, स्टैमिना दिखाते हुए आप गए, वापस आए, प्रॉब्लम सॉल्व की और गाड़ी चल पड़ी। तो इस किस्म का एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको दिया है। ऐसी ही एग्ज़ाम्पल्स आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी आती हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, पहले आपने अपनी इंटेलिजेंस के साथ उसकी रीजनिंग करनी है कि इस फंक्शन में हमको क्या क्या करना है, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। फिर आप सारे अपने चाचा मामा ताया कज़न सबको इन्वॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं पावर एक्सप्रेशन से, उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं, उनके साथ बैठ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर इनिशिएटिव दिखाते हुए, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए एक क्विक डिसीजन लेते हैं और अपनी एबिलिटी से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और लाइवलीनेस दिखाते हैं और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। यही चीज़ जो है आर्मी में जो भी हमको टास्क दिया जाता है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इन चीज़ को करने के लिए आपको ये चीज़ें अगर इनको कर सकते हैं, जो एसएसबी वाला आपको देखेगा और तीनों देखेंगे, 15 क्वालिटीज़ 3 आदमी देखेंगे, मीन्स 45 टाइम्स आपके ऊपर ये चीज़ बार बार आएगी। और अगर ये आपके माइंड के अंदर इंकलकेट की हुई होगी, आपने इसको सीखा होगा, आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के बजाय इनको अपने अंदर लगाने की कोशिश की होगी कि ये क्वालिटी सारी आपके माइंड में आ जाएं, तो आप 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो आपको प्रेशर में डाले, चाहे आपके ऊपर टाइम प्रेशर डाले, चाहे आपको आपसे कोई गलती हो जाए, आपको बोले भाई आप तो फेल हो गए हैं, आपने आंसर बिल्कुल ठीक नहीं दिया है, कुछ भी टैक्टिस चलाए, पर आपका जो रिस्पॉन्स निकलेगा वो हमेशा करेक्ट होगा। और वो रिस्पॉन्स, मान लो आप 100 कैंडिडेट्स हैं तो 100 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे, पर उन रिस्पॉन्स कोई भी हो, एज लॉन्ग एज ये 15 की 15 क्वालिटीज़ उसमें आपने लगा के वो रिस्पॉन्स दिया है एक पॉजिटिव मैनर में, तो आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। मगर अगर आपने कोई, आप प्रेशर में हैं, आपने हो सकता है 44 टाइम्स सही जवाब दिया है, बट 45th टाइम आपका जवाब गलत निकला, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको आर्म फोर्सेस में जाना है एंड यू कम फॉर द एसएसबी ट्रेनिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो आप राइट ऑफ ही कर दो कि आप इसको नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर कोई कमी है किसी क्वालिटी की, वो कमी को पूरा करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपको मार्केट में कोई नहीं बताता, तो उसकी आप चिंता मत करो। आप इस वक्त ये चिंता करो कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज़ आपको दिमाग में अंडरस्टैंडिंग में आई है कि नहीं आई है। मान लो अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर रात को 9 बजे आप बैठे हैं, आपको बताया गया कि कल से आपका स्कूल खुल रहा है, कोरोना वायरस प्रॉब्लम बंद हो गई है, कल से आपने 9 बजे स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो हाउ डू यू सॉर्ट इट आउट एट 9 o'clock अ डे बिफोर? आप आपने प्लान किया कि अगर 9 बजे जाना है तो मुझे 5 बजे उठना है, अगर 5 बजे उठना है तो मुझे अलार्म लगाना है, या अपने फादर को रिक्वेस्ट करनी है या मदर को बोलना है कि मुझे 5 बजे उठा देना, तो ये भी एक प्लानिंग है। उसके उठने के बाद मुझे अगर टॉयलेट में जाके रेडी होना है, तो टॉयलेट में टूथपेस्ट ख़त्म तो नहीं होगी, सोप ख़त्म तो नहीं हो गया, गीज़र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई हैव टू हैव अ वॉश, आई हैव टू हैव अ ड्रेस, मेरी यूनिफॉर्म पहनी, उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस होगी कि नहीं होगी, वो धोबी से आई कि नहीं आई, या उसके बाद स्कूल बैग अभी रेडी करना है, सुबह रेडी करना है, उसमें क्या क्या डालना है, कल का प्रोग्राम क्या है, उसके बाद जो मैंने स्कूल जाना है तो डू आई हैव टू वॉक टू द स्कूल, या मुझे स्कूल बस में जाना है, बाइक पे जाना है, साइकिल पे जाना है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको लखनऊ टू दिल्ली टू लखनऊ बस की बात बताई, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको भी आप उसी तरीके से इंटेलिजेंस के हिसाब से एनालाइज करेंगे, रीजन आउट करेंगे, रीजनिंग पार, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइजिंग पार, कि आपने मदर को बोला मुझे उठा देना, मेरे को ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, मेरा बैग रेडी होना चाहिए, फादर को बोला बाथरूम में पेस्ट ख़त्म हो गई है, उसको प्लीज़ रिप्लेस कर दीजिए, या अगर इस वक्त दुकानें बंद हो गई हैं तो आप अपने बाथरूम की पेस्ट मेरे बाथरूम में रख दीजिए ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी, तो ये आपकी रीजनिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। तो उसी तरह से आपने अपने मदर को बोला मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करके मेरे टेबल पे, कल मेरे को एग्स चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, मिल्क चाहिए, वो एक आपने
सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो करनी शुरू कर दी। फिर आपने इनिशिएटिव लिया कि नहीं स्कूल बैग मैं अभी से तैयार कर देता हूँ। तो इस तरह सारी क्वालिटीज़ बारी बारी हर प्रॉब्लम में आएंगी। तो अगर आपको ये बात एक बारी समझ में आ गई कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो रोज़मर्रा आप दिन में फेस करते हैं और आप उसको सॉल्व भी करते हैं, बट आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो प्रॉब्लम क्या थी, वो उस प्रॉब्लम में सारी क्वालिटी इस्तेमाल हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई बड़ा रेयर आदमी होता है, कोई रेयर कैंडिडेट होता है जिसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती और उसको शायद अपने पेरेंट्स पे या अपने सिबलिंग्स पे या किसी और पे डिपेंड करना पड़ता है। 99% सब लोग अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सिर्फ हमारे सोचने का ढंग है। तो अभी आपने सिर्फ अपनी सोच बदलनी है कि आपके सोच में ये कूट कूट के भर दिया है कि तुम तो भैया निकम्मे आदमी हो, तुमसे कुछ नहीं होता। यहाँ एसएसबी एक बहुत बड़ी हाई चीज़ है, अगर आप वहाँ जाओगे तो पास होना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत हाई कैलिबर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप दिल्ली के रहने वाले हो तो शायद आप पास कर लोगे, आप मान लो झुमरी तलैया से आते हो, किसी गांव से आते हो तो आप तो पिछड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे गांव में भी तो अगर मान लो आप खेती भी करते हो अपने फादर के साथ, तो आप प्लानिंग करते हो ना कि सोइंग सीजन आ गया है कि गुड़ाई कैसे करनी है, हल चलाना है या किसी मैकेनिकल मीन से करना है, उसके बाद बीज डालना है, फिर जब फसल उगेगी तब तक पानी देना है, सारी प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पे भी वही प्लानिंग आपसे वो पूछ रहा है। वो आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि नासा पे हमने एस्ट्रोनॉट भेजना है तो रॉकेट फायर करना है तो कैसे करना है, वो नहीं पूछ रहा। जैसे ही वो आपका PIQ देखेगा, अगर आपने बोला है कि भाई मैं तो जम्मू शहर के RSपुरा के किसी बॉर्डर टाउन पे रहता हूँ, तो वो आपको जो प्रॉब्लम देगा वो बॉर्डर टाउन की ही होगी, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने होगी, आपने देखी होगी। बट सिर्फ उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आप सोचते हो पता नहीं क्या पूछने वाला है, एंग्जाइटी हो जाती है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा। तो ये क्या की जो बातें आपके दिमाग में आती हैं वो आपको पीछे खींचती हैं। अदरवाइज वो क्वालिटीज़ आप में होती हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस में हमें कोई जीनियस नहीं चाहिए, हमको एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं चाहिए, हमको कोई ग्राम बेल नहीं चाहिए, हमको एक सीधे साधे नॉर्मल इंटेलेक्ट वाले लोग चाहिए जो सोच सकें और अपना प्लान बना सकें और उस प्लान को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स ला सकें। हमें वो 100% 99% वाले लोग अगर आके ये काम करते हैं तो अच्छी बात है, मगर खाली वो परसेंटेज ले रखी है, बहुत इंटेलिजेंट हैं मगर लोगों के साथ बात करने में उनको प्रॉब्लम है। वो सोचते हैं मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैं क्यों इस आदमी से बात करूँ, मैं तो खुद करूँगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए, कोऑपरेशन वाले लोग चाहिए। तो आप किसी भी स्टेटस से आते हो आप इसको कर सकते हैं। जैसे अभी आपने आपके दिमाग में आपने सवाल ही मुझे वही पूछा, तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, आप कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि आपकी ओरिएंटेशन करनी है, वो जो मैं करूँगा। ओके, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवर सिंस वी स्टार्टेड द जूम मीटिंग, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ कि ये जो भी क्वालिटीज़ हैं ये आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आप स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? किसने बोला था ये? आकांक्षा तिवारी? यस सर। ओके, स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? अपनी तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। पिकनिक जाते हो, तैयारी करते हो? यस। किसी की शादी में जाते हो, अपनी ड्रेसेस वैसे रेडी करते जाते हो? यस सर। तो ये समझ लो ये भी वही प्रॉब्लम है। ओनली थिंग इज थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट होएगी और वो नेचर से आपने सिर्फ अपने आप को फेमिलियर करना है। जो उसको करने की काबिलियत है 99% जो लोग हैं उनमें 99% ऑलरेडी है, और इनको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं बार बार यही बता रहा हूं कि पहले ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आपके लिए सारी आगे जो एसएसबी की ट्रेनिंग है वो बिल्कुल एक केक वॉक हो जाएगी। ठीक है आकांक्षा, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? यस सर। अच्छा, एनीबडी एल्स विद अ क्वेश्चन? ओके, नाउ I got only 9 minutes left with me, so let me try and tell you again, which I told in my last Zoom meeting also, but अभी सब लोग नए हैं, तो नेक्स्ट Zoom meeting जब होएगी तो आपने एक प्लान बना के लाना है। आप सब जिस जिस जगह पे हो अपने जो एस्पायरेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। जैसे अभी राहुल शाह ने बोला कि उसके पास चूँकि वो टेरिटोरियल आर्मी वाले हैं, हायर एज ग्रुप में हैं, तो लोग आसपास नहीं होंगे, बट इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ हिज
he discusses these things with his wife, he discusses this thing with his friends. मतलब कि एक ग्रुप बनाना है जहाँ पे आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें. और मैंने अगर आपको आप मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने आपको हेयर और टॉरोटाइज की स्टोरी बताई है. उसमें मैंने आपको बताया है कि उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टोरी के, और लास्ट पार्ट में आकर के हमको वी हैव ऑल टू बिकम अ जॉइंट विनर्स. हमने एक दूसरे की टांग नहीं काटनी है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर करके हमको सबको फिनिश लाइन पे पहुंच के गोल्ड मेडल लेना है. ऑल ऑफ अस विल गेट अ गोल्ड मेडल. ओके, सो टू दैट एन एक्सटेंट यू हैव टू मेक अ ग्रुप. और उस ग्रुप को जब बन जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर यू टेक द इनिशिएटिव एज अ ग्रुप लीडर, फर्स्ट ग्रुप लीडर, और आप बोलो कि लोग हमको हमारा टास्क है SSB, हमारा टास्क है इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज, हमारा टास्क है अंडरस्टैंडिंग के अगर हमने आर्म फोर्सेस में जाना है तो हमारे को क्या पता होना चाहिए. तो इस तरीके कुछ टॉपिक्स बना के आप टॉपिक्स बांट लीजिए, और एक एक टॉपिक एक एक इंडिविजुअल को या एक एक मेंबर को असाइन कर दीजिए कि हम लोग हर तीसरे दिन या हफ्ते में 2 मीटिंग्स करेंगे. इस मीटिंग का चेयरमैन मैं हूं, और मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टर 1 के बारे में, या मैं आपको सिखाऊंगा TAT क्या होता है, WAT क्या होता है. ओके, सो सेकंड पर्सन, यू आर द चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, एंड द नेक्स्ट मीटिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें बताएंगे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्या आता है, क्या पूछता है. तीसरा, आप बताएंगे GTO का टेस्ट होता है कमांड ग्रुप टास्क, आप कमांड ग्रुप टास्क के बारे में बताएंगे. तो इस तरह से अगर हम आपके 5-6 मेंबर्स हैं तो 5-6 को एक एक टास्क बांट दीजिए, और उसको बोलिए कि आप अपने लेवल पे जा करके प्रेसी पढ़िए, इंटरनेट पे जाइए, SSB क्रैक के वेबसाइट पे जाइए, और इन सब टेस्ट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए. और जब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे तो आप जिस दिन आप चेयरमैन हो, जो टॉपिक आपको बताया गया है, आप उस ग्रुप के चेयरमैन बन के सबको सिखाइए जो आपने सीखा है. तो इस तरीके से क्या होगा, यू विल बिकम अ लीडर ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आप में अपने जब आप दूसरों को सिखाने लगेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो ये कॉन्फिडेंस आप में अपने आप आएगा. जब आपको टॉपिक दिया जाएगा, इस टॉपिक को हमने कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, तो आप उसको रीजन आउट करोगे, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करोगे, तो आप उस टॉपिक को सीखोगे, तो आपके अंदर माइंड की क्वालिटीज़ आ जाएंगी. जब आप ग्रुप में बैठ के उसको पढ़ाना शुरू करोगे तो ग्रुप की क्वालिटीज़, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ये सब उसमें आ जाएगी. और जब आप दिल में बना लोगे कि भाई मुझे तो करना ही है, तो फैक्टर 4 की डायनामिज्म, स्टैमिना, करेज, ये सब उसमें आ जाएगा. डीलिंग्स जो 5 दिन आपने करनी है, GTO, IO या साइकोलॉजिस्ट के साथ कैसे बोलना है, और फेलो कैंडिडेट्स का कैसे बोलना है, वो मैं आपको बताऊंगा. और तीसरा, आपके इर्द गिर्द जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अभी कोरोना इवेंट चल रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. चाइना कैसे हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा है, इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, तो इसके बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आपको ज़्यादा कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको सवाल पूछे कि चाइना में क्या हो रहा है, तो आप ये मत बोलो कि हमें पता नहीं. आपको पता होना चाहिए कि चाइना ने वायरस फैलाया है, अभी चाइना दुनिया भर में अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखा रहा है, तो अमेरिका उससे लड़ रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज. अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव के आसपास क्या हो रहा है, कितनी बसें चलती हैं, कितनी ट्रेन चलती हैं, कितने टोंगा चलते हैं, लोग क्या खाते हैं, क्या कस्टम्स हैं, कैसे कब फसल कटाई होनी है, ये पता होना चाहिए. शहर में रहते हैं तो शहर में कौन सी मूवीज़ चल रही हैं, कौन से प्लेस चल रहे हैं, तो ये जनरल नॉलेज जो है ये आपके पास होनी चाहिए. तो बेसिकली इंटेलिजेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज. एंड देन जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको मैं आप ही के प्लान के ऊपर आई विल डिस्कस विद दैट प्लान विद यू बेस्ड ऑन दिस 15 क्वालिटीज़. जब आप ये कर लेंगे, आपको मुझे यकीन हो जाएगा कि आपको समझ में बात आ गई है. तो देन आई विल स्टार्ट विद योर इंडिविजुअल थिंग्स लाइक WAT, TAT वगैरह, या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के जो टास्क होते हैं. और आप खुद ही देखोगे कि आपकी जो इनको करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं तो सोचता था मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, पर ये तो मैं फटाफट कर पा रहा हूँ और सही कर पा रहा हूँ. तो ये चीज़ें तभी आएंगी, ये ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएंगी. तो अगर ये 15% भी मेरे जो टूल्स हैं उनके हिसाब से मैं आप में कर पाया, तो यू विल 100% क्लियर दी SSB. ओके, बाय इवनिंग सेंड योर प्लान, not more than 10 lines.
10 लाइनों के अंदर कागज़ पे लिख करके उसको आप मुझे मेल कर दीजिए. इज दैट क्लियर? साहिल, राहुल, सोनाली, Yes, sir. साहिल शर्मा, शिरोन, Yes, sir. एक 10 मिनट 10 लाइन का एक प्लान बनाइए. जो भी आपको आता है, डोंट वरी. नेक्स्ट मीटिंग में आई विल डिस्कस ईच वंस प्लान and I'll tell you how these 15 qualities are there or they are not there and how should they be incorporated. जब आपका प्लान 2-4 बार आप चला लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि इट इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू. क्योंकि एसएसबी में कोई वो कोटा नहीं होता है. ऑल कैन बी क्लियर्ड एंड ऑल कैन बी रिजेक्टेड. सो एवरीबडी विल मेक इट. सो दैट यू मस्ट डू दैट. सो लुक फॉर दैट and next meeting we'll discuss the plans. Till then, Jai Bharat, Jai Bharat.